नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले खबर बिहार से सामने आ रही है। थोड़ी देर में विधानसभा में फ्लोर टेस्ट। नीतीश कुमार विधानसभा में साबित करेंगे बहुमत। नीतीश कुमार विधानसभा में साबित करेंगे बहुमत। बिहार विधानसभा की 243 सीटें, बहुमत के लिए 122 वोटों की जरूरत। बिहार में है विधानसभा की 243 सीटें, बहुमत के लिए 122 वोटों की जरूरत। तो नीतीश के पाले में आज 122 वोट पड़ने के बाद बहुमत सिद्ध हो पाएगा। एनडीए के गठबंधन के साथ 128 एमएलए। कुछ ही देर में विधानसभा में फ्लोर टेस्ट। बिहार से इस वक्त की अहम जानकारी। कुछ ही देर में बिहार में फ्लोर टेस्ट। प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। अब तक बीपीएससी एवं यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 4113 तथा अति पिछड़े वर्ग के 5915 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने योजना का लाभ लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का आवागमन की सुविधा कराने के लिए उपलब्ध कराने के तथा कमजोर वर्गों के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना लागू की गई। इसके तहत प्रत्येक पंचायत में 5 सुयोग्य लाभुकों को वाहन खरीद के लिए अधिकतम 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। इन 5 लाभुकों में से 3 अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति तथा 2 अति पिछड़ा वर्ग के होते हैं। अब तक अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 25,559 एवं अति पिछड़ा वर्ग के 19,195 युवाओं ने इस योजना का लाभ लिया है। अब इसका विस्तार करते हुए प्रखंडों एवं सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत प्रति प्रखंड जिला मुख्यालय के प्रखंडों को छोड़कर 7 लाभुकों को बस के क्रय पर प्रति बस 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इन 7 लाभुकों में 2 लाभुक अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 1 पिछड़ा वर्ग एवं 2 अनुसूचित जाति वर्ग तथा शेष 2 सामान्य वर्ग के होंगे। जिन प्रखंडों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1000 से ज्यादा होगी, उस प्रखंड में अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के लाभुक को भी योजना का लाभ मिल सकता है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए बड़ी संख्या में आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है। वर्तमान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 45 आवासीय विद्यालय संचालित हैं। राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति की 50,000 से अधिक आबादी वाले 40 प्रखंडों में आवासीय विद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें से 19 आवासीय विद्यालय का निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। अगले 2 वर्षों में सभी आवासीय विद्यालयों का निर्माण कर लिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पूर्व से 12 कन्या आवासीय विद्यालय संचालित हैं। 27 नए कन्या आवासीय विद्यालय का भी निर्माण जारी है। वर्ष 2006-7 से अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को नौकरियां हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग योजना संचालित है। अब तक 22,232 छात्र छात्राओं ने इस योजना का लाभ लिया है। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए परित्यक्ता सहायता योजना की शुरुआत 2006-7 में की गई थी। उस समय 10,000 रुपये की राशि दी जाती थी, जिसे वर्ष 2017-18 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। इस योजना के तहत अब तक
15,049 महिलाओं ने सहायता ली है। पूर्व में मदरसा शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की स्थिति बहुत खराब थी। सरकार ने समय समय पर मदरसा शिक्षकों एवं कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी की तथा वर्ष 2019 में मदरसों के शिक्षकों एवं कर्मियों का वेतन बढ़ाकर अन्य शिक्षकों के अनुरूप कर दिया गया है। वक्फ की भूमि पर बहुउद्देशीय भवन, मुसाफिर खाना, विवाह भवन, व्यावसायिक भवन आदि का निर्माण कराया जा रहा है। 13 जिलों में वक्फ की भूमि पर +2 के स्तर के विद्यार्थियों के लिए अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय निर्माण की योजना स्वीकृत की गई है, जिनमें से दरभंगा एवं किशनगंज में आवासीय विद्यालय निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष में कार्य प्रक्रियाधीन है। पटना में अंजुमन इस्लामिया भवन का भव्य एवं आकर्षक रूप से पुनर्निर्माण कराया गया है। राज्य में सामाजिक सौहार्द एवं सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल कायम है। सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं प्रकाश में आने पर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी की योजना शुरू की गई है, जिसमें राज्य के मिली जुली आबादी के इलाकों वाले एवं अन्य संवेदनशील कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा रही है। राज्य में 9,273 संवेदनशील कब्रिस्तानों को घेराबंदी के लिए चिन्हित किया गया है, जिसमें 8,519 कब्रिस्तान की घेराबंदी पूर्ण कर ली गई है। 311 पर कार्य जारी है तथा 443 कब्रिस्तान घेराबंदी की योजना प्रक्रियाधीन है। 2016 से बिहार मंदिर 4 दीवारी निर्माण योजना शुरू की गई, क्योंकि मंदिरों में यदाकदा मूर्ति चोरी आदि की घटनाएं हो जाती हैं। इसके अंतर्गत 60 वर्ष से पुराने धार्मिक न्यास परिषद में निबंधित मंदिरों की घेराबंदी की जा रही है। इसके अंतर्गत अब तक 419 मंदिरों की 4 दीवारी की जा चुकी है। अब आवश्यकता अनुसार 60 वर्ष से कम समय से स्थापित मंदिरों की 4 दीवारी भी कराई जाएगी। शुरू से ही सरकार का प्रयास रहा है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरी एवं रोजगार के अवसर मिले। वर्ष 2005 से लेकर 2020 तक लगभग 5,35,000 से अधिक युवाओं को नौकरी दी गई है तथा लाखों लोगों को रोजगार मिला है। इसी क्रम में वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के अंतर्गत घोषणा की गई थी कि आने वाले वर्षों में 10 लाख नौकरी एवं 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। इसके तहत अब तक 3,63,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। इसमें बड़ी संख्या में शिक्षक, पुलिसकर्मी व अन्य विभागों के कर्मी शामिल हैं। वर्तमान में 1,27,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है, जिसमें शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य, राजस्व एवं भूमि सुधार तथा अन्य विभागों के पद शामिल हैं। साथ ही लगभग 1 लाख युवाओं को संविदा पर नियोजित किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों में लगभग 3 लाख पदों का सृजन किया गया है, जिन पर नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। राज्य सरकार इस काम में लगी हुई है और शीघ्र ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराई है और इसके आंकड़ों को जारी भी किया गया है, जिसके अनुसार
बिहार की कुल आबादी 13,07,25,310 है, जिसमें 53,72,022 लोग बिहार के बाहर रहते हैं तथा 12,53,53,288 लोग बिहार में रहते हैं। जाति आधारित गणना के अनुसार पिछड़ा वर्ग की 27.12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 36.01%, अनुसूचित जाति की 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68% तथा सामान्य वर्ग की 15.52% आबादी है। समाज के सभी कमजोर वर्गों के सामाजिक उत्थान के लिए राज्य सरकार ने कानून बनाकर आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ाकर 65% कर दी है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण सीमा को 16% से बढ़ाकर 20%, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा को 1% से बढ़ाकर 2%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 18% से बढ़ाकर 25% तथा पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा को 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है। इसके अलावा सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण पूर्ववत लागू रहेगा। इन सभी वर्गों को मिलाकर अब कुल आरक्षण 75% हो गया है। जाति आधारित गणना में लोगों की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी ली गई है। इसमें गरीब परिवारों की कुल संख्या 94 लाख पाई गई है, जिसमें सभी वर्गों के लोग शामिल हैं। गरीब परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना शुरू की गई है, जिसके तहत सभी वर्गों के चिन्हित गरीब परिवारों के एक सदस्य को 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। जिन परिवारों के पास आवास नहीं है, उन्हें जमीन खरीदने हेतु निर्धारित राशि को 60,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दी गई है। साथ ही मकान बनाने के लिए उन्हें 1,20,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। वर्ष 2018 से सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत अत्यंत निर्धन परिवार को रोजगार हेतु दी जा रही सहायता राशि को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है। इन सब कार्यों में कुल मिलाकर 2,50,000 करोड़ रुपए की व्यय अनुमानित है, जिसके कारण इसे अगले 5 सालों में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 1 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा संसद में अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया। यह बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है। बजट में उच्च शिक्षा के लिए लोन की राशि बढ़ाई गई है, जिससे युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहूलियत होगी। 3 नए रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत होने से देश का आर्थिक विकास और तीव्र गति से हो सकेगा। मध्यम वर्ग के लिए विशेष। तो आप सुन पा रहे थे बिहार विधानसभा की कार्रवाई और इसके बाद रुख करेंगे प्रयागराज का। ज्ञानव्यापी मामले में हुई सुनवाई, हाईकोर्ट में आज जारी सुनवाई पूरी हुई। 15 फरवरी को फिर से होगी मामले की सुनवाई। प्रयागराज से खबर, ज्ञानव्यापी मामले में हुई सुनवाई। ज्ञानव्यापी मामले में आज हुई कोर्ट की सुनवाई। हाईकोर्ट में आज सुनवाई की गई पूरी। हाईकोर्ट में आज सुनवाई की गई पूरी। 15 फरवरी को फिर इस मामले में होगी सुनवाई। व्यास तहखाना पूजा मामले में 15 फरवरी को अगली तारीख दी गई है हाईकोर्ट के द्वारा। 15 फरवरी को एक बार फिर से इस मामले पर होगी सुनवाई। तो ज्ञानव्यापी में व्यास तहखाने मामले में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की ओर से जो याचिका दायर की गई है, उस पर आज हाईकोर्ट में
सुनवाई हुई है। मुस्लिम पक्ष की ओर से पूजा पर रोक लगाने को लेकर ये याचिका दायर की गई है। आज सुनवाई के बाद अगली तारीख 15 फरवरी की निर्धारित की गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता शोएब रिजवी लाइव जुड़ चुके हैं। जी शोएब, जिस तरह से आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और अगली तारीख 15 फरवरी की बताई जा रही है, आज क्या कुछ सुनवाई में निकलकर सामने आया? देखिए, फिलहाल आज ज्यादातर मुस्लिम पक्ष ने अपनी बात रखी है। खासतौर से जो 17 जनवरी को एक निचली अदालत का फैसला हुआ था जिसमें एक रिसीवर नियुक्त किया गया था, उसको लेकर के मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दर्ज की है, उस पर अपनी बातें रखी हैं। साथ ही साथ उनके जो वकील हैं उन्होंने वो तमाम दलीलें पेश की हैं जिसपे जो निचली अदालत का आदेश हुआ है पूजा करने की अनुमति दी गई उसको चुनौती दी है। साथ ही साथ एक और चीज जो निकल कर आई थी पिछली सुनवाई में, वो 17 जनवरी को जो हिंदू पक्ष की डिमांड पर एक रिसीवर नियुक्त कर दिया गया था वहां पर, उसको लेकर के भी आज मुस्लिम पक्ष ने अपनी आपत्ति दर्ज की, अपनी दलीलें पेश की, उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए। इस तरह से कई चीजों पर अपने पक्ष रखे। साथ ही साथ हिंदू पक्ष की तरफ से भी अपनी बात रखी गई। हालांकि आज जो ज्यादातर बातें हैं वो मुस्लिम जो इंतजामिया कमेटी के वकील हैं उन्होंने अपनी बातें रखी थी और सुनवाई आज की जो सुनवाई थी वो पूरी होने के बाद अब इस मामले में 15 फरवरी को फिर सुनवाई होना है। हालांकि अभी हिंदू पक्ष भी अपनी बातें रखेगा। साथ ही साथ सरकार की तरफ से भी पक्ष रखने के लिए पिछली तारीख पे कहा गया था, क्योंकि रिसीवर जो है वो सरकार द्वारा एक तरह से नियुक्त हुआ है, जो उसको लेकर के भी मुस्लिम पक्ष ने अपनी आपत्ति दर्ज की है। तो अब ये कहा जा सकता है कि अब 15 फरवरी को जब फिर सुनवाई होगी तो जो कुछ आज चीजें निकली हैं उस पर आगे बहस होगी और आगे दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रखेंगे। फिलहाल अभी सुनवाई का सिलसिला चल रहा है। आज की जो सुनवाई पूरी हुई है, 15 फरवरी को एक बार फिर इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि पूजा पर रोक लगाई जाए, क्या इसके इतर भी कोई दलीलें आज पेश की गई? देखिए, इसमें अब दो पहलुओं पर बहस हो रही है। एक ये कि चूंकि मुस्लिम पक्ष सबसे पहले इसी बात के लिए आया था कि जो 31 जनवरी को हिंदू पक्ष को पूजा करने की तहखाने में अनुमति दी गई उसको चुनौती दिया था, उस पर रोक लगाने की मांग की थी। लेकिन इसी बीच में कोर्ट में ये इस बात को भी रखा गया कि मुस्लिम पक्ष ने जो इसका मूल आदेश यानी 17 जनवरी को एक रिसीवर भी नियुक्त कर दिया गया था, जिसका काम रिसीवर का एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, उसको लेकर के नियुक्ति थी। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने उसको चुनौती क्यों नहीं दी, ये बात कही गई थी। जिसके बाद जब पिछली सुनवाई हुई थी तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से इसको भी चुनौती दी गई थी। तो अब ये दोनों पहलुओं पर बहस हो रही है। एक तरफ जहां इस बात का मुस्लिम पक्ष लगातार विरोध कर रहा है कि जो निचली अदालत ने वहां पर पूजा करने की अनुमति दी है उस पर रोक लगाई जाए, साथ ही साथ जो रिसीवर नियुक्त किया गया उसकी नियुक्ति पर सवाल उठाया है और उस पर भी अपनी कई दलीलें पेश की है। इस नियुक्ति को चुनौती दी गई है, किस आधार पर नियुक्ति की गई है और इसका इम्प्लीमेंट नियुक्ति के बाद किस तरह से किया गया, इन तमाम चीजों पर अपनी बात रखी है। फिलहाल अभी कोर्ट में चूंकि बहस चल रही है, इस बारे में बहुत टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि अभी दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश करें। फिलहाल आज मुस्लिम पक्ष ने जो अपनी दलीलें पेश की है उस पर हिंदू पक्ष क्या रुख अख्तियार करता है, क्या जवाब देता है, साथ ही साथ जो सरकार से भी अपना पक्ष रखने को कहा गया उस पर उनकी तरफ से क्या जवाब आता है, उसके बाद ही कोर्ट क्या रुख अख्तियार करता है, इसका इंतजार जरूर करना पड़ेगा। फिलहाल अब जब 15 फरवरी को फिर सुनवाई होगी तो ये साफ हो पाएगा कि केस में जिस तरह के सवाल मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने उठाए उस पर हिंदू पक्ष की तरफ से क्या दलीलें पेश की जाती हैं। जी बिल्कुल शोएब, तो 15 फरवरी की जो तारीख निश्चित की गई है, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब तक इस पर फैसला आएगा, कितनी सुनवाइयों के बाद फैसला आ सकता है? निश्चित तौर पर ये अभी बहस की स्टेज में है। दोनों पक्ष अपने चूंकि एक महत्वपूर्ण हाई प्रोफाइल मामला है इसलिए इस पर सुनवाई भी तेजी से जरूर हो रही है, लेकिन अभी जब तक की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, इस पर कोर्ट अपना रुख नहीं साफ करता, तब तक ये कह पाना मुश्किल है कि कोर्ट का क्या रुख होगा। इतना जरूर है कि अभी दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं, चूंकि एक महत्वपूर्ण मामला है और इसी को लेकर के कोर्ट हर पहलुओं पर एक तरह से गंभीरता से विचार कर रहा है और उस पर सुनवाई करके उन तमाम चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है। जी बिल्कुल शोएब, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे तो जिस तरह से यहाँ पर ज्ञान व्यापी को लेकर, व्यास तहखाने को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की अपनी अपनी दलीलें हैं,
शोएब, हमारे संवाददाता, उनका ये भी कहना था कि दलीलों में लगातार दोनों की तरफ से जिरह की जा रही है, लेकिन 15 फरवरी को सुनवाई के बाद अगला कदम क्या होगा ये 15 फरवरी के बाद ही पता चल पाएगा। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। मुरादाबाद से खबर है। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने जयंत चौधरी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एसटी हसन ने कहा है कि चौधरी चरण सिंह जी को इसलिए सम्मान दिया गया है, इससे पहले क्यों किसी ने नहीं सोचा। केंद्र सरकार को बने हुए 10 साल हो गए, बीजेपी इतनी घबराई हुई है, परेशान है। इंडिया गठबंधन से हर जगह उसे तोड़ने की साजिश की जा रही है। वहीं कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को लेकर कहा है कि पहले ही बीजेपी में जा चुके हैं, इस पर हम उन्हें क्या कहें। साथ ही साथ सपा सांसद ने हल्द्वानी हिंसा मामले में भी अपनी बात रखी। देखिए, सम्मान तो मिला ही इसीलिए था, इससे पहले तो कभी किसी ने सोचा नहीं। तकरीबन 10 साल हो रहे हैं हम सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये बीजेपी इतनी घबराई हुई परेशान है इंडिया अलायंस से, हर जगह उसको तोड़ने की साजिशें करते हैं। और जयंत जी की क्या मजबूरियां रहीं जिसकी वजह से वो चले गए, उनसे हमें ना तो ये उम्मीद थी और ना ही उनके कम्युनिटी को इस बात की उम्मीद थी, क्योंकि किसान के साथ जो कुछ भी हुआ है इस देश के अंदर वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आज किसान की जो हालात है वो भी किसी से छुपे हुए नहीं है। जयंत जी के साथ जो हुआ था वो सबको याद है। अब सियासत में कहाँ क्या मजबूरियां हैं मैं तो नहीं कह सकता। वो प्रमोद जी तो बहुत दिन से इंडिकेशन दे रहे थे और हमने तो जब ही ये बात कही थी कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं। अब वहाँ पे बीजेपी में चले गए, हम इसमें क्या कह सकते। देखिए, उत्तराखंड के अंदर अब से नहीं 6 महीने से छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हो रही थी जिससे कि लोगों में रोष था। मज़ारात को डिमोलिश किया जा रहा था, दरगाहों को तोड़ा जा रहा था, ये कह के कि जंगल में है। 200 साल पुराने मज़ारों को तोड़ दिया। दंगा अचानक ही नहीं होता है, जब सब चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो विलास तो हो ही जाता है। दंगा होना नहीं चाहिए। हम तो यही चाहते हैं कि शांति रहे और कानून के हिसाब से अपनी बात कही जाए और कानून को हर किसी के साथ इंसाफ करना चाहिए। प्रयागराज के संगम तट पर लगे माघ मेले में शामिल हुए विश्व हिंदू परिषद के शिविर में संत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें साधु संतों ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या का संकल्प पूरा हुआ है, अब काशी और मथुरा को मुक्त कराने का संकल्प लिया गया है। अयोध्या की तरह काशी और मथुरा की भी कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन अगर कोई कानून चुनौती या फिर धमकाने की कोशिश करेगा तो फिर संत समाज शांत रहने वाला नहीं है। इसके अलावा धर्मांतरण, गौ हत्या और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर भी अपने विचार रखे। भगवान रामलला की कृपा प्रसाद का प्रसाद प्राप्त हो गया है। अब रामराज्य की एक कल्पना मन में उत्पन्न हो गई है। उस रामराज्य को साकार करने के लिए वनवासी, आदिवासी से लेकर के समस्त लोगों के घर जाकर के हम लोग भगवान रामलला के संदेश को देंगे, क्योंकि बिना सुंदर राजा के रामराज्य संभव नहीं है। जब कंस राजा था तब क्या होता था, जब राजा ही दुर्ग्राही होगा, राजा पापी होगा, राजा दुष्टात्मा होगा, रात्मा पापात्मा होगा तो पाप होगा, और राजा धर्मात्मा होगा तो पुण्य होगी, यश होगी, कीर्ति होगी। राम जन्मभूमि के संकल्प के पूर्ण होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत जिस प्रकार 31 जनवरी को काशी ज्ञानवापी के तल गृह में पूजा का निर्णय आया, उससे हिंदू समाज और संतों में बेहद खुशी है। और ज्ञानवापी को लेकर के जो रवैया मुस्लिम समाज ने अपनाया कि वो न्यायालय को नहीं मानेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे, तो आज चर्चा का जो विषय है वो यही है कि क्या वो खुले युद्ध की चुनौती दे रहे हैं तो हम स्वीकार करेंगे। राम जन्मभूमि। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।